सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, सियासतदान हो गए हैं नाकाम और अवामी नुमाइंदों का अदलिया को करना पड़ रहा है काम। कड़वा है मगर सच यही है, दावा दलील के बगैर वजन नहीं रखता। अपनी चश्मे तसव्वुर से जरा देखिए, अवामी नुमाइंदगी का फुंदना सर पर सजाने, खुद को अवामी उमंगों का तर्जुमान कहलवाने और पाकिस्तान के गम में टसवे बहाने वाले इस वक्त किस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? बहुतान तराशी, इल्जाम तराशी, बयानबाजी, बल्कि शोला बयानी, जिसकी लपेटें नाअहली, बदइंतजामी, अकरबा परवरी और महंगाई की सूरत आम पाकिस्तानी के ख्वाब और दिल दोनों ही जला रही हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप कब से सुन रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जा रहा है? कराची में पैदा होने वाले नौमौलूद भी ये लोरियां सुनते सुनते जवानी की दहलीज को पार करने लगे हैं, लेकिन नाअहलियों का नौहा इससे बढ़कर और क्या हो कि यह मंसूबा है कि शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। सितम यह है कि गफलत और बदनीयती के इस हमाम में सभी नंगे हैं। क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और क्या पीटीआई और एमकेएम। किसी को इत्तेहादियों की फिक्र खाई जा रही है और कोई बेटी को लंदन बुलाने के गम में घुला जा रहा है। आज इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद फरहम थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। महकमों ने एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश करके जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने न सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को हटा दिया, बल्कि बड़ा हुक्म यह दिया कि कराची सर्कुलर रेलवे चाहिए, जो रास्ते में आता है सब तोड़ दें। अदालत पुरअज़्म है कि कराची के अवाम का यह दरीना ख्वाब पूरा हो जाएगा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। असद खरल साहब, डोगर साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले देखें कि ऐवान में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, कौमी असम्बली में क्या हो रहा है। जब से हुकूमत आई है तब से आपको यही कहानी नजर आएगी। आज ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने थे, जरा देखिए। खरल साहब, दोनों के बयान आमने सामने, कौन सच्चा है आपकी नजर में? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो अपने आप को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा कि मैं गलत हूँ। दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट्स है। हर बंदा दूसरे को चोर डाकू कहता है, हर बंदा दूसरे को नायल कहता है। मुझे ये बताएं कि जो अभी मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जो हुकूमत ने वादे किए, जिस मैंडेट के तहत हुकूमत आई इक़्तिदार में, उसमें से मुझे बताएं कि 100 में से आप कितने नंबर उनको देते हैं? सर, 2-4 वादे तो पूरे हुए होंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग काफ के अब जो सरबराह हैं, इत्तेहादी जमात के भी हैं, चौधरी शुजात, उन्होंने भी इमरान खान को, उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो, उन्होंने कहा जी आप इत्तेहादियों से जो है उन पर एतमाद करें और फसादियों से इज्तनाब करें। कौन है फसादी? अच्छा, अब ये एक सवाल है, सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मशवरा दिया है कि काफ लीग, एक तो उन्होंने बताया कि काफ लीग हम किसी इत्तेहाद लालच की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वसी तर मुल्की मफाद की खातिर, हमने कौमी मफाद की खातिर सारे इसीलिए इत्तेहाद किया। अच्छा, सुनते बयान सुनते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो किया, वसी तर मफाद, ख्वाजा आसिफ साहब ने और आटा महंगा हो गया, जो आज कटहरे में खड़ा है और उन्होंने कहा चोर डाकू जो घुसे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो नून पीटीआई की सफ़ों में है, वो ले डूबेंगे हुकूमत को। वो कह रहे हैं उनको भी दुख हो रहा है, यानी उनको भी हुकूमत के डूबते होने का दुख हो रहा है, उसकी नाकामी का दुख हो रहा है। भी सवार है ना, दुख हो रहा है। हालांकि वो तो अपोजिशन में बैठे हैं। अब नवाज शरीफ की शुगर मिले बंद, शहबाज शरीफ की शुगर मिले बंद, जरदारी की शुगर मिले बंद। तो मुझे ये बताएं कि फिर महंगाई से जो ये सारी शुगर की जो कीमतें बढ़ा के इससे माल कौन बना रहा है, ये सवाल है। माफियाज का नाम इमरान खान साहब बार बार लेते हैं, उनके बुजरा कहते हैं जी माफियाज हैं। सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये कार्टलाइजेशन और माफिया का कोई नाम भी तो होगा ना। पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं, जो जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म के लिए उनका नाम तो जरा पब्लिक करें, इतनी तो कोई जुर्रत करे, कोई बंदा नाम तो उनका ले दे। खरल साहब, इश्तिहारों पे इश्तिहार चल रहे हैं, सीमेंट का माफिया कौन है? आप ऐसी बातें करते हैं, फिर वो
देखते हैं खलील साहब के प्रोग्राम को ना इश्तिहार देना, वो तुम्हारे का हमें ऐसे लानत भेजते हैं ऐसे इश्तिहारों पे, जो इश्तिहार ब्लैकमेलिंग और लालच पे मबनी हो, जो किसी को ब्राइब के तौर पर दिए जाए। हमें ऐसे इश्तिहार नहीं चाहिए, हमें ऐसे इश्तिहार नहीं चाहिए जो आवाम के खून के साथ, जो आवाम के हकूक के साथ डाका डाल के ऐसे इश्तिहारों से ऐसे माफियाज को प्रमोट करें, उनको डाकुओं को मसीहा बना के पेश करें। ऐसे इश्तिहार में अच्छा चले मुझे ये बता दें, तारिक बशीर चीमा साहब भी वजीर हैं, वो अब काबीना की मीटिंग्स में भी नहीं आते, काफ लीग के हैं रहनुमा। वो कहते हैं कि जनाब जो पुराने काफ लीगी हैं वो बददिल कर रहे हैं इमरान खान साहब को। देखिए ये बात मोहन सलाई साहब भी कह चुके हैं, यही बात अब तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं हुकूमत के, और काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं मरकजी, वो भी ये बात कह रहे हैं। अब ये मोहन सलाई से जब ये सवाल किया गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो कौन से ऐसे लोग जो आपके साबक आपके साथी थे, आजकल वो इमरान खान के दाएं में बैठते हैं, तो उनके सरगोशियां करते हैं और उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, मिसगाइड करते हैं। पहली तो बात ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, तमाम मुल्की इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से काउंटर चेक कर सकते हैं। उनके बाद कुछ साथी भी हो गया ये नाराजगी का मामला। इतनी बात तो नहीं है, इतनी बात तो नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई कान में कह देगा तो वो उसके बात पे कर लेंगे गौर, ऐसी बात नहीं है। इतना भी मामला सादा नहीं है। आज तवज़ार जरूर है चौधरियों के, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें धक्के मत दिए जाए, हमारे ऊपर एतमाद किया जाए, हम बल्दियाती इलेक्शन में भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे भी हम इलेक्शन मिलकर लड़ना चाहते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, कुछ उनके मामला ऑलरेडी पोस्टिंग ट्रांसफर के मैं बताऊं, बहुत सारे मामला उनके हो चुके हैं। बुजदार साहब ने उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, चीफ सेक्रेटरी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। कोई तो खबर आई आईजी ने के हवाले से पुलिस की अभी कम है, ज्यादा जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के थे उस हवाले से ऑलमोस्ट चीजें उनकी कुछ ना कुछ काफिली की मानी जाएगी, कोई पोस्टिंग बाबर साहब तहसीलों के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल अगली खबर बड़ी अहम है। बाबर साहब पहले ये बताएं, ये बाकी फंड अभी ख्वाजा आसिफ साहब ये अब अचानक दोबारा भड़के हैं, ये इसलिए तो नहीं जो हमारी अगली खबर है मियां नवाज शरीफ साहब की उस वजह से। दूसरा ये देखिए, अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि 16 महीने में हमने कौन सा माफिया बना दिया है जो ये शुगर या फ्लोर मिलने लग गई। आपकी किस तरह जब से सियासत में आए ये बता दें, इतनी फ्लोर मिले, शुगर मिले, किसी की बनी है सियासत में आके, या किस पीटीआई वाले की बनी है, इमरान खान की बनी है? बनी तो आपकी है। और अगर सरकारी अफसरान है, मैं आज पढ़ रहा था कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद आटा बाहर जाता रहा, कभी मैदे के नाम पर, कभी सूजी के नाम पर, कभी क्या, तो वो तो अफसरान तो इन्होंने नहीं लगाए। ये तो इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि जी मैं जिस महकमे में देखता हूं पीछे करप्शन छुपी होती है, पीआईए, रेलवे, हर जगह तबाही करप्शन की वजह से। तो आटा तो ये लोग भेजते रहे फिर बाहर। कौन लोग बेचते रहे हैं सर? जो बीच में अफसरान होंगे, जो मैं आपको एक चीज बता, फ्लोर मिले क्या इमरान खान की हैं, शुगर मिले इमरान खान की। 2-3 दिन पहले पंजाब के एक सीनियर मिनिस्टर, ये वो मिनिस्टर हैं जो कि रिसेंटली जिन्होंने मेरा मतलब कि पीटीआई नहीं ज्वाइन की, ये पुराने नजरियाती बंदे हैं जिन्होंने कुछ 7-8 साल से पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं और मीडिया में बड़े वोकल हैं। पंजाब से मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जनाब मसला ये है कि अब ये आपका जो मंजन या चूरन है ये नहीं बिकना कि जनाब ये नून लीग ने पैसा लुटा दिया, नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया। अब 1.5 साल गुजर गया, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। अब लोग आपसे आपकी परफॉर्मेंस पूछेंगे, अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया। आपको पता जवाब क्या आया? क्या? उन्होंने कहा जी कि पीछे हमारी इमरान खान साहब से मीटिंग हुई है, खान साहब ने हमें कहा है कि इवन 2023 का जो इलेक्शन की कैंपेन होगी उसमें भी हमारा नैरेटिव यही होगा कि पिछली गवर्नमेंट लुट के खा गई है तो जनाब साढ़े को कुछ नहीं छट के गई तो असी की करिए। नहीं ये नहीं कि उसके बावजूद हमने ये बनाया 2023 में ये करेंगे वरना कोई वोट नहीं देगा सर, वरना कोई वोट नहीं देगा। उसामा साहब ये तो आप अपनी बात बीच में शामिल कर रहे हैं ना, मैं कोर्ट इन कोर्ट में कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में हमें यह बताया गया कि 2023 के इलेक्शन तक हमने हर चीज का जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहराना है, तो हर चीज का जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहराना है। अब इस चीज को ध्यान में रखें। मसला ये कि ख्वाजा आसिफ पूछ रहे हैं कि जनाब चीनी और आटे का जो बुहरान आया है उसकी वजह क्या है? बुहरान तो अभी आया ना, आटे और चीनी की कीमतें तो आजकल इजाफा हुआ ना, और जवाब क्या आ रहा है? आप लुट के खा गए, आपके लोग माफियाज हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बात फिर वही आ गई कि हर चीज का जवाब ये है कि नून लीग लूट के खा गई, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई,
कर्जों में दबा गई, इस वजह से ये सूरत हाल है। अब मसला ये कि बंदे माफियाज आपकी हुकूमत, आपका सीएम, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर, आपकी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी, जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। मगर कोई तुक बनता है, कोई लॉजिक बनती है। एक मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल नहीं आया जो जिसके आगे सब बेबस हैं। आप ये देखिए, आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट कार्टल्स के सामने बेबस है सर, माफियाज के सामने बेबस है। इनका प्राइम मिनिस्टर बेबस है, इनका वजीर आला बेबस है, इनके मिनिस्टर बेबस हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी बेबस है। माफिया जिस कीमत पे चाहे चीजें बेचे, माफिया जिस चीज की तखीरांदोजी करे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये करने क्या आए हैं? वो जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, वो कहां पर है? वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आनी थी, वो कहां पर है? जो पुलिस रिफॉर्म्स आनी थी, वो कहां पर है? वो जो खान साहब कहते होते थे कि जनाब ये जो हुक्मरान चोर है, करप्ट है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब तो सारे दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो फिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? उसामा साहब, मसला बात ठीक है, सारी कौम खान साहब से ये पूछ रही है कि ये चीनी और शुगर, चीनी और जो गंदुम है, इसके पीछे जो लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। वो पीटीआई से हैं, वो जो भी है उनके नाम सामने आने चाहिए। जल्दी से खबर सुन ले। वफाकी वजीर नूरुल्लाह कादरी साहब है जी, मजहबी अमूर और इंटरफेथ हार्मनी, उनके पार्टनर, कारोबारी पार्टनर जिसका वो खुद मानते हैं कि 70-30 का उनका शेयर है, नुमान खान। वजारत मजहबी अमूर की रमना बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 कनाल की G6 मरकज जो है इस्लामाबाद में, अच्छा इंतहाई पोश एरिया में है। उस बिल्डिंग की नीलामी जो हुई है, उन्होंने अपना जो बिजनेस पार्टनर है उसको जनाब उसको दे दिया है औने पौने कोड़ियों के भाव दे दिया है, और बाकी जो लोग थे, जो बिडर थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। पार्टिसिपेट, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। हुकूमत जिम्मेदार है खान साहब, इसका कौन जिम्मेदार? इसका भी पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, फिर पार्टी जिम्मेदार है। अच्छा चलें, ये अब इस वारदात पे तो हम उम्मीद करेंगे कि इमरान खान साहब नोटिस लेंगे। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बड़े भाषण देते थे, इसका मतलब है क्या इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वफाकी वजीर का अगली खबर उसी वजारत की बिल्डिंग औने पौने ले रहा है? अच्छा, और इसको भी अगर सर मुझे एक बात बताएं, ये तो नाम छुपा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो चीनी पे 5 से लेके 10 रुपए ज्यादा पे कर रही है, पूरी कौम। और ये हुकूमत माफिया के सामने बेबस है। इस हुकूमत में किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, वो नाम ही ले दे, इसके पीछे है कौन, उनका कौन बंदा जिम्मेदार है। उनका बहाना ये है, वो कहते हैं कि हम जिन इदारों का काम है, कंपटीशन कमीशन हो, SCCP, उनके बंदे बदलने जाते हैं, वो जाके स्टे ले आते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाई ये तो कौम को तो बताए ना यार, कौम को तो बताए ना। इमरान खान साहब की टेबल पे है वो इन्वेस्टिगेशन सारी, इदारों में करना है, वहां कुछ कर ही नहीं सकते, बेबस हैं। किसी इदारे का हेड बदलने लगे तो जनाब स्टे आ जाता है, क्या करें। अच्छा सर, अगली खबर क्या? वाह क्या बात है। वैसे उसामा साहब, सर मैं यकीन जानो, सर आप भी ना, मुझे तो आप भी आज फवाद चौधरी लगे हैं। नहीं, उनका मौक़िफ़ दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप तो फिर जाहिर है आप तो अवामी बात करेंगे कि जो लोग परेशान हैं, उनके जज्बात हैं, वो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इमरान खान साहब क्या करें, लोग ले आते हैं, वो बेचारे क्या करें, जो करने लगते कोई ना कोई कुछ हो जाता है, उनको कोई कुछ करने नहीं देता। वाह यार क्या बात। नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर पंजाब हुकूमत, अब इस पर आप किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्या उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स के साथ आप ये लेटर्स भेज रहे हैं, इसके साथ रिपोर्ट्स ना लगाएं? वो खुद कह रहे हैं कि जनाब कोई सबूत भी साथ होना चाहिए, ये जो आपने लिख कर भेज दिया इससे तो नहीं पता लगता मरीज़ की हालत क्या है, इसको जांचने के लिए कोई पैमाना होना चाहिए, वो है नहीं। बस बयानात हैं कि जनाब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि देखें ये इंसानी हुकूक का मामला है, हमदर्दी का मामला है, बेटी को बाप के साथ रहने की हर दुनिया में इजाज़त मिलती है, कानून का मुझे वैसे दुनिया में कहीं नहीं पता कैसी मिलती है, बहरहाल वो कह रहे हैं कि ऐसी इजाज़त हर जगह मिलती है। तो बाबर साहब आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं साथ वो रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, या ये पंजाब हुकूमत कोई बहाना बना रही है? शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अदालत जो फैसला करेगी कबूल होगा, हमजा की ज़मानत चूँकि हो गई है तो उम्मीद करनी चाहिए कि जी मरियम साहिबा को भी इजाज़त मिल जाए। देखिए उसामा साहब, वो रिपोर्ट्स तो मैंने पढ़ी हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो तोता मैना की कहानी है।
एक पहली रिपोर्ट डॉक्टर अदनान की, फिर डॉक्टर डेविड लॉरेंस की, फिर डॉक्टर अदनान ने अब तीसरी मरतबा अपनी रिपोर्ट भेजी है। वो समराइज़ किया गया कि इनको ये बीमारियाँ हैं और ये इश्यूज़ हैं, लिहाजा इनका जो बाहर दुरानिया है स्टे करने का, इलाज करवाने का, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इनडिसाइसिव है, अभी वो फैसला नहीं कर पा रही, अभी वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देख रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ नहीं करना। उसी में कम प्लस ने उनकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो खुद ही फैसला कर लें कि जनाब उनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। इजाज़त जहाँ से आनी है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। उधर से तो बात ये नहीं होगी, इमरान खान ने कहा मुझे मुफाहमत करने के, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि आप मुफाहमत कर लें। वो कहते हैं कि ये मुझे ना कहें प्लीज़, मुझे मुफाहमत का ना कहें, मैं मुफाहमत नहीं करूंगा, चाहे नवाज शरीफ चला जाए, शहबाज शरीफ चला जाए, इसहाक डार चला जाए, उन सबको बेले मिल जाएं, लेकिन मुफाहमत नहीं होगी। और सारी कौम को नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। ये मियाँ साहब का जो स्टे है वो एक्सटेंड होना ही होना है। अब मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली इसको इन्होंने एक्सटेंड कर देना है। रिपोर्ट्स जो है वो आ जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी स्टेटमेंट ज़हन में रखें। कल जो उन्होंने कहा कि जो मरियम है वो कि नवाज शरीफ जो है उनका हॉस्पिटल में दाखिल कराना था, लेकिन दो दफ़ा उनका जो एडमिशन है इसलिए डिले किया गया कि मरियम जो है वो बेटियां वो पहुंच जाएं। अब मुझे बताएं कि वो किसको ये मैसेज दे रहे थे, ये खरल साहब किसको एनकोड कर सकते हैं कि ये किसको ये मैसेज दिया जा रहा था और किनसे कहा जा रहा था कि साहब अब मरियम को 2 मिनट है आपके पास। बेल होनी चाहिए। ये मियां साहब हर दफ़ा इस तरह करते हैं, वो जेल में होते हैं, वो कहते हैं मैंने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना, वो इनकार करते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं जब तक मरियम नहीं आती मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है, वो कहते हैं मरियम साथ नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। अब वहाँ ऑपरेशन नहीं करवा रहे जब तक मरियम नहीं आती। और अब हुकूमत मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते तो ये रिपोर्ट खेल के गुजार चुकी है, और 2 महीने गुजर जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं है। कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ना इस रिपोर्ट ना भी भेजें, वो ख़त के साथ कुछ चीज़ लगाए ना लगाएं। पहले भी मैं कह रहा हूँ ये लफ्ज़ी गोलाबारी है और कागजी कार्रवाई है, इससे कोई मैटर नहीं करता, इससे कोई नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, ना हुकूमत ये रिजेक्ट करेगी। बस ऐसे ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी कागजी। मामला ये है कि मरियम साहिबा का मशहूर ज़माना इंटरव्यू भी आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कोई नहीं। फिर आपने करोड़ों रुपए की उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं और उनको तोहफे तहफ़, और फिर 1485 कनाल जाती उमरा के एतराब में ज़मीनें में उनके नाम निकलती देखी। देखी आपने पाकिस्तान। फिर चश्मे फलक ने यह भी देखा है, क्लिप अभी मैं देख रहा था चौधरी गुलाम हुसैन के साथ और आरव निज़ामी साहब के साथ, वो लाइन पर उन्होंने लिया हुआ था, मरियम साहब भाई खुद वीडियो कॉल पर थी, तो वो पूछ रहे थे कि आप नवाज शरीफ साहब इतने क्रिटिकल है लंदन में, तो आप उनके साथ नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ जो है उनसे मेरा बहुत प्यार है, मोहब्बत है, इश्क तक, मतलब इस हद तक मैं बड़ी चुके बेटी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से उनकी है मतलब। लेकिन उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जो है उनको हॉस्पिटल में नालियाँ लगी हूँ और मैं देख नहीं सकती, मैं नहीं देख सकती। दूसरा ये है कि जो मेरी दादी हैं नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उनको भी मैंने लुक आफ्टर करना है। और मैंने नवाज शरीफ साहब जब ठीक भी इवन के हो गए तो मैंने उनको कहा कि आपके पास मैं आ जाऊं 2 दिन के लिए, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आपको जो काम दिए हैं वो करें। अब वही मरियम साहिबा जो वालद को नालियां लगे हुए नहीं देख सकती, अब वो किस तरह देखेंगी नालियां लगे हुए वालदा को और किस तरीके से नहीं, वालदा की बात वो वालदा यानी नवाज शरीफ साहब की वालदा को वो कह रही कि उनको बेगम कुलसूम की बात कर रही है। मरियम साहबा अपनी वालदा को भी तो छोड़ कर आई थी, छोड़ के आई थी। वालन साहब के हवाले से चौधरी गुलाम हुसैन क्लिप में वो पूछ रहे थे कि वालन साहब के हवाले से वालदा के लिए भी तो आई तो वालन साहब को भी जब ऑपरेशन वगैरह जिस तरह गया था ना यूके में, जिस तरह लेके गए थे नवाज शरीफ साहब को, तो आपको पता उस वक्त एज ए डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो एंजॉय कर रहे थे। एहसास हो गया कि उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, वालिदा के पास ही रहना चाहिए था। शायद इस दफा वो कह रही हैं कि पहले भी ये हुआ कि मैं सियासत के लिए, अपने नजरिए के लिए, मुल्क में हमजा शहबाज का मैंने कहा था आपको पहले ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी कि वो आ जाएंगे बाहर। एक केस में आ गए, नाला केस जो है वो रमजान शुगर मिल वाला, आगे रह गया मनी लॉन्ड्रिंग वाला और दूसरा हमारी असासों वाला, उसमें तो उनकी बेल हो गई। अब मरियम साहिबा जो है वो भी बाहर चली जाएंगी, ये आप रिकॉर्ड पे रख लें। नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये लिख लें। नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर वो मंदरजात नहीं भी भेजते खतों के साथ, अगर वो लैब रिपोर्ट नहीं भी भेजेंगे, अगर वो मुसद्दका तस्दीक नहीं भी करवाएंगे, तो फिर भी उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। मरियम साहिबा बाहर चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। याद आ गया है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, बड़े रिलैक्स होके वो बैठे हुए हैं
कुर्सी पर और वो लिखा हुआ था गेम चेंजर। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने गेम चेंज कर दी है, लेकिन उनका बेटा किस तरह बाहर आया है, हमजा शहबाज के हवाले से बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बाबर रोकर साहब, आपको बहुत मुबारक हो। हमजा शहबाज साहब की भी ज़मानत हो गई है, और ये कि जनाब आप क्या कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं 90 दिन, जो आप कुछ नहीं कर सके, और आपकी परफॉर्मेंस पर तो जिस तरह की तहकीकात की है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। सवाल पूछा जाता है कि क्या ये शुगर मिल के लिए जो नाला बनाया गया उससे सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा हो रहा था, तो ये फिर नैब के लोग करते क्या हैं बाबर साहब? उसामा साहब, सबसे मज़ेदार सवाल ये था, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी वहाँ पर था, प्रोसिक्यूटर नैब का वो भी वहाँ पर था। इनसे ये पूछा गया कि जनाब आप ये बताएं कि इसके डायरेक्टर टोटल कितने हैं। उन्होंने कहा जी 9 डायरेक्टर थे रमज़ान शुगर मिल के। उन्होंने कहा इनके नाम क्या हैं, ये कौन कौन है, बाकी कौन है, एक तो हमजा, बाकी कौन है। उन्होंने कहा जी हमें नहीं इसका पता। उन्होंने कहा जी आपको इसका क्यों नहीं पता। उन्होंने कहा जी वो जो पहले तफ्तीश कर रहा था वो तो उसके इम्तिहान है, वो छुट्टी पे चला गया और हमें नहीं पता कि इसके बाकी डायरेक्टर्स कौन थे। यानी कि ये जो लोग हैं ये उस हमजा शहबाज की बेल के अगेंस्ट वहाँ पर नैब की तरफ से पेश हो रहे हैं, जिस पर जज साहब ने इनसे कहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। मगर ये हालात हैं नैब की इन्वेस्टिगेशन के। मैंने आज एक वहाँ सीनियर ऑफिसर से पूछा, मैंने पूछा जी कि ये क्या चक्कर क्या है, क्यों आज बेल हो गई। उन्होंने कहा जी अब हमजा को हमने जेल में डाल के करना क्या है, रेफरेंस दायर हो चुका है, फिजिकल रिमांड हो चुका है, जुडिशल में वो बैठा हुआ था। अब हमने जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो हो चुकी थी, अब हमें कोई मजीद रिक्वायर्ड नहीं था, तो ठीक है अगर बेल हो जाती तो हमें परवाह नहीं है। अब इसमें एक अहम चीज़ उसामा साहब, ये तो नैब, इसका मतलब ये कि नैब पहले सरेंडर कर चुकी हुई थी कि ठीक है ये घर जाए, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये पूछी गई कि शहबाज शरीफ साहब जो इसके मेन एक्यूज कौन है, इस केस में मेन मुलजिम कौन है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ उनकी, और हमजा जो है वो इसमें ज़िमनी मुलजिम है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ की बेल, उन्होंने कहा जी वो तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नैब उस बेल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील में क्यों नहीं गई। नैब के पास कोई जवाब नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं था। और मैंने जब जवाब मांगा तो उन्होंने कहा जी कि उन रेफरेंस दायर हो चुका है तो हमने उनको जेलों में क्यों रखना है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जितनों के भी रेफरेंस दायर हो गए हुए हैं उनको छोड़ दें, सरेंडर कर देंगे, अब जाके अपने केस लड़ें। हमने उनको बाकियों को जेल में क्यों रखा हुआ है जिनके रेफरेंस दायर हो चुके हैं। खैर साहब इसका तो जवाब आप, मेरा ख्याल है, बल्कि मैंने क्या देना है, जवाब जो आपने दिया है आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि अब तो एक प्रेसिडेंट भी आ गई और कोर्ट के सवाल हैं, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, और उसी बेस पे बेल मिलती है कि जब एक ताकतवर ये सवाल किया जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने कि आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा ताकतवर थे या हमजा शहबाज, क्योंकि वज़ीर आला वो थे, वो तो नहीं थे। तो जिस तरह डायरेक्टर्स की आपने बात की, फिर उन्होंने कहा कि जब एक रेफरेंस दायर हो चुका है, 90 दिन आपके पास थे, मनी लॉन्ड्रिंग का और असासों का केस भी चल रहा था, तो अब ये ज़िमनी रेफरेंस क्यों दायर कर रहे हैं। तो नैब ने कहा जी हम ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकते हैं। उनका आपको कानून बता दें, उसके बाद कोई कानून नहीं बता सके। प्रोसिक्यूटर से जब ये सवाल किया गया कि आपने किस कानून के तहत ज़िमनी रेफरेंस फाइल करना है, वो जरा कानून बता दें। अब ये तो माशाल्लाह तैयारी नहीं, साहब उनकी कैपेसिटी इतनी है, ये नैब में जो दिहाड़ी पे ये जो दिहाड़ी पे रखे हुए ना सारे, कुश्ती भी हो सकती है। आप खुद कह रहे हैं जान छोड़े। डायरेक्टर्स के नाम क्या है, उनको ये नहीं पता कि ज़िमनी रेफरेंस किस सेक्शन के तहत दायर होता है, किस लॉ, किस कानून, किस रूल्स के तहत, किस सेक्शन के तहत और कैसे दायर होता है, क्या प्रोविजंस हैं। अगर वो ये नहीं बता सकते तो फिर जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, मुझे तो एक तो बात इस पे उसामा साहब, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये बताया कि पर कहा है कि नवाज शरीफ को एनआरओ मिल गया, वो बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। शहबाज शरीफ साहब इसी रेफरेंस में बाहर बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसाक डार इंजॉय कर रहे हैं। हसन हुसैन बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ का बेटे सलमान शहबाज मतलूब है, वो बाहर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद अली इमरान उनके दामाद वो बाहर बैठे हुए हैं। हमजा शहबाज
बाहर आ गए, जरदारी साहब अपनी मर्जी के हॉस्पिटल पहुंच गए, फरियाल तालपुर साहिबा अपनी मर्जी के जगह पे पहुंच गई, अनवर मजीद वगैरह वो मजे कर रहे हैं अस्पतालों में, सराज दुरानी साहब मेरा ख्याल है वो अपनी असेंबली असेंबली को उन्होंने सब जेल करार दिया हुआ है। आज चीमा जो है वो बाहर आजाद हो चुके हैं, फवाद आजाद हो चुके हैं। मुझे रह कौन गया? इमरान खान साहब किस कौन सा ऐसा मुल्ज़म है जिसके साथ एनआरओ नहीं करना, वो एक फरिश्तो जारी कर दे। सर इमरान खान साहब से पहले मेरा सवाल है चेयरमैन नैब से, उनकी कम स्टेटमेंट्स आई हैं कि ना वो जो साइकिल पे चलता था आज वो जहाज पे फिर रहा है, हमारा काम है उससे पूछना, हम उससे पैसे निकालेंगे। ये है नैब की परफॉर्मेंस, वो है नैब की परफॉर्मेंस। नैब ने अरबों रुपया निकाला, नैब ये करेगा, नैब वो करेगा। ये चेयरमैन नैब ने ये सारा कुछ कहा नहीं। हम चेहरे नहीं देखते, हम केस देखते हैं। क्या केस देखते हैं? ये केस देखते हैं। ये आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये आपके प्रोसिक्यूटर रोज अदालतों में जलील हो रहे हैं, उनके पास जवाब तो होता कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब को मैं इन्फॉर्म कर देता हूं। इमरान खान साहब आपको मैं पहले बता रहा हूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आ रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ये भी बाहर आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। एहसन इकबाल साहब वो बाहर आ रहे हैं, आप उनको रोक सकते हैं, रोक ले। ये इसके अलावा को बाकी रह गए। चेयरमैन नैब कहां पर है? तो मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने इन सवालों के जवाब देने हैं। नैब के लिए वो बार-बार मीडिया प्रोसिक्यूशन टीम के लिए भी ये सवालिया निशान है, उनकी इदारे का बुरा हाल है सर, हर इदारे का। और पूरी कौम जो है अब वो नैब की तरफ देख रही है कि 2-3 जो रह गए हैं, और जो अब शाहिद खाकान अब्बासी का केस में नया टिल्ट आ गया है, अब उसके बेटों और उस फैमिली की तरफ मामला चल पड़ा है। उसके अंदर भी जो ऑब्जर्वेशन आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी सख्त आई हैं। उन्होंने कहा कि आपने केस तो बनाया था करप्शन और प्रैक्टिस का, आप ये बता दें कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके नया जो अमेंडमेंट आया है आर्डिनेंस, उसके मुताबिक माली मफाद होना लाजम है, असासों में इजाफा होना लाजम है, फिर वो इख्तियारात से तजावुज़ तस्वर होगा। तो वहां पे तो ना उनका कोई फाइनेंशियल इस तरह की रेगुलरिटीज दिखाई गई हैं, अबनॉर्मलिटीज दिखाई गई हैं। अच्छा मुझे बताएं बाबर साहब, ना उनके असासों में इजाफा दिखाया गया। बुरा भला कहें बिल्कुल सही है, इस वक्त नैब की कारकर्दगी सवाली निशान है। मुझे कोई एक इदारा बता दें जो बड़ा अच्छा काम कर रहा हो इस मुल्क में, इस वतन में, जिसके बारे में हम कहें कि जनाब हाँ ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। और ये नैब तो इसलिए सवाली निशान बन जाता है कि उसकी कारकर्दगी इस तरह सारे सामने आ जाती है, गिरफ्तार होते हैं वो जब जाते हैं। मेरी बात सुने, नैब का किसी को गिरफ्तार करना बड़ा आसान काम है। ये जो नैब परफॉर्मेंस शो करती है ना, देखे जी हमने तो सबको गिरफ्तार किया, सबके खिलाफ पर्चे दर्ज किए, तो सबसे आसान काम है। साबित आप जिसको मजीद पकड़ लें उसको कहेंगे ये तुम्हारे 11 फरवरी को क्या होगा, वो तो स्ट्रॉन्ग केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें तो सारे मैंने खुद देखे खरल साहब के पास थे, वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है सारी, मैं कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन जो नैब के हालात है ना, जो नैब के हालात जा रहे हैं, जिस तरह जिनको ये नहीं पता कि इसके डायरेक्टर्स कितने हैं, जिनको ये नहीं पता किस लॉ के तहत ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाता है, अगर मैं उन चीजों को सामने रखूं तो मुझे लग रहा है कि हमजा की साहब मैं आपको आप चले जाएं, मैं एडवांस उसका भी बता नून लीग पहले आपको बड़े खिलाफ है, एडवांस बता देता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग आम बंदों को मैं आपको, और जो पढ़े लिखे जो लॉ नोइंग बंदे हैं उनको लिए तो उनको पता होगा, बहुत कम लोगों को वैसे पता है। मनी लॉन्ड्रिंग हम कह के ना हमने लोगों के कान पक गए हैं सुन के, और कह के हमारी जुबानें थक गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होता है प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस वो होता है कि यानी पहले आपको ये साबित करना है कि ये पैसा जो बैरून मुल्क भेजा या बाहर से आया, सुन ले, अच्छा ये पहले साबित करना पड़ेगा कि ड्रग मनी का था, ये पैसा करप्शन का था, ये किकबैक्स का था, जमानत से लिए तो पहले वो साबित होगा, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग बनेगी। मैं समझ गया, इसको हवाला उंडी तो कह सकते हैं, खुशखबरी सुना दी हमजा को, इसको हवाला उंडी तो कह सकते हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के ये केस ही नहीं है। चले ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे की। इदारों का एक और नोहा है वो कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा, हुकूमत रियासत बेबस है, एक प्रोजेक्ट के लिए बेबस है, तो बाकी तो बात ही छोड़ दें। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल की एक बड़ी वजह कराची सर्कुलर रेलवे का ना होना है और ये काफ़ी अरसे से, कई दहाइयों से बंद पड़ा है। इसके बाद जापान से लेकर चीन तक इन मुल्कों ने ताउन की, इमदाद की यकीन दहानी करवा दी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम आए हैं कि हर सूरत इसकी ज़मीन को बाजियाब करवाया जाए। मैं तो बाजियाब इसलिए करवाऊंगा, कब्जे हुए हैं और उनको छुड़वा नहीं रहे। और बल्कि सईद गनी साहब, जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस चला गया इस बात पर, उन्होंने कहा जी हम नहीं ये ज़मीन खाली कराएंगे, यानी रियासत की ज़मीन पर कब्जा हो गया, नहीं हो सकता। अब 1 हफ्ते का टाइम दिया है बाबर डोगर साहब, 1 हफ्ते में कमिश्नर कराची, क्या कराची सर्कुलर रेलवे पर कब्जा हो चुका है, उसको खाली करा सकते हैं। बड़े बड़े ताकतवर भी वहाँ पर काबिज हो चुके हैं, पेट्रोल पंप बन चुके हैं। कई ज़मीनों के बारे में तो ये हो रहा है कि उससे हटकर कि वहाँ तो पता नहीं कितनी 30-30 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। उसामा साहब, ये स्टेट लैंड थी, ये कराची हुकूमत की, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये स्टेट लैंड जो है इसकी हिफाजत करती। लेकिन आप देखें कि जिस तरह यहाँ पर MKM का राज रहा, फिर पार्टी का राज रहा, कब्जा ग्रुप, चाइना कटिंग, और सारी स्टेट लैंड, जितनी स्टेट लैंड थी वो सारी कोने पौने कोड़ियों के भाव में जनाब लोगों ने कब्जे कर लिए और कब्जे करके आगे बेच दी, प्लाजे बन गए। तो अब असल में तो बात ये कि ये असल चेहरे सामने आने चाहिए, वो लोग सामने आने चाहिए जिन्होंने ये सब कब्जे किए, और उनसे इनकी कीमतें वसूल की जानी चाहिए। जो मुतासरीन है इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, इनसे वो पैसे वापस निकलवाने चाहिए, और वो लोग, वो मुतासरीन जिनको ये ज़मीनें बेची गई हैं उनको पैसे देने चाहिए। अवल तो वो मुतासरीन भी नहीं है, जब पता है कि ये सरकारी ज़मीन थी, इस पर कब्ज़ा करके ये दुकानें बनाई गई, तो आपने दुकान वहाँ पर ख़रीदी क्यों, आपने प्लाजा वहाँ पर बनाया ही क्यों? तो इसमें तो सारे जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाहौर में हम बैठे हुए, लाहौर में लिबर्टी के पास एक शेल का पेट्रोल पंप था जो 7,000 रुपया महाना लीज पे दिया गया था। 7,000 रुपया महाना, और साल का कितना बना? 84,000 रुपया, 84,000। अब उसकी वो ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो वापस लिया गया। अब दोबारा उसकी बिडिंग हुई, उस बिडिंग में वो 4 करोड़ रुपया महाना पे, 4 करोड़ रुपया महाना पे वो पेट्रोल पंप जो है उसका वो गया है। आप सोचें, कहाँ 7,000, कहाँ 4 करोड़। तो सर इस तरह से तो सरकार को लूटा जा रहा है। और अगर कोर्ट दरमियान में ना आए, सुप्रीम कोर्ट ना आए, तो ये तो कोई शहर की कोई चीज जगह ही ना छोड़े। ये तो पार्कों पे कब्जे हुए हैं। तो वो शेख रशीद साहब जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो सोए हुए। चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब की सरबराही में जो कराची रजिस्ट्री में हेयरिंग हुई है ना, उसके अंदर एक तो CCPO जो कराची भी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, वसीम अख्तर थे, मेयर सईद गनी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस में आए हुए थे। एक तो उन्होंने कहा है कि 24 घंटे जो गेट थे, कमिश्नर ने कहा जी वो बहाल करने मुश्किल है। उन्होंने कहा जो बिल्डिंग्स आती है, जो चीज़ आती है, जो प्लाजा आता है, हर चीज़ को तोड़ दे, मुझे 1 हफ्ते के अंदर ये चाहिए, क्लियर चाहिए। नंबर 2, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ आई, एक अलादीन पार्क है, उससे मुस्तिल जो ज़मीन है, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो आपने किसको दी है, उसका मालिक कौन है, तो सरकारी वकील ने बताया कि नासिर हुसैन लूथा, वही गैर मुल्की शहरी जो नासिर लूथा का कई समिट बैंक में, ओमनी फ्रॉड में, मरियम को पैसे देने में, हर जगह पे नासिर लूथा जो एक फ्रंट मैन के तौर पर यूज होता है, गैर मुल्की शहरी। तो ये ज़मीन भी नासिर लूथा के नाम निकली। तो उन्होंने कहा गैर मुल्की को ये ज़मीन कैसे आप अलाट कर सकते हैं? उन्होंने कहा ये सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीनों का हमें पता है किसकी है। तो उनका लीज, उसको आप कैसे, उन्होंने लीज कैंसिल कर दी। फिर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर एहसन जो है, जिसने माशाल्लाह मिज़ारे कायद के सामने भी चाइना कटिंग करवा दी, और सारा जिस तरह मैंने दफ्तर से जाकर रिकॉर्ड उठाया और सारी चीज़ें की, उसको भी उन्होंने उहदे से उठा दिया है। और उन्होंने कहा है कमिश्नर को, मेयर को, उनका मेयर को कहा आप तो मालिक है शहर के, और ये कैसे सब कुछ हो रहा है। अल्टीमेटम दे दिया है सेक्रेटरी रेलवे को, उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर चले जाएं। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये सर्कुलर रेलवे को अगर बहाल करा लेंगे, और बड़ा एम्फसिस है उनका, पहले भी वो इस पे उन्होंने नोटिस लिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये कराची के शहरियों पर भी एहसान होगा, ये पाकिस्तान के ऊपर भी एहसान होगा। और रोड जो सर्कुलर रोड अगर बहाल हो जाएगा, 24 गेट है, पूरा शहर कनेक्टिविटी आ जाएगी, सफरी सहूलतें लोगों को मिलेगी, आसान और सस्ती
सफरी सहूलतें होंगी सर, और pollution में लैंड कमी ग्रैबिंग होगी। के खात्मा होगा और पोल्यूशन का खात्मा होगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक अजीम मनसूबा है। अल्लाह करे वो कर सके। तब तक कोई नहीं कर हो सकता तब तक कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी में ये विल ही नहीं है, सियासी तौर पर कोई करना ही नहीं चाहता। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।